महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की पात्रता का प्रावधान रखा गया है। कहता है कि राष्ट्रपति के पद पर रहने वाला या रह चुका व्यक्ति इस संविधान के अन्य प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मतलब जो अन्य अनुच्छेद है उनका अनुसरण करते हुए, उनके नियंत्रण में यानी उसके कंट्रोल में रहते हुए, उसका पालन करते हुए पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा, एलिजिबिलिटी होगी, कैंडिडेट बन सकता है इलेक्शन प्रोसेस में वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति रह चुका है, भारत के संविधान के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पुनः राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी रखता है। कहने का मतलब, नॉट ओनली दैट पर्सन, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया हु हैज एलिजिबिलिटी, वो भी जो है भारत का प्रत्येक नागरिक राष्ट्रपति बनने की एलिजिबिलिटी रखता है। उस एलिजिबिलिटी के दायरे में ऐसा राष्ट्रपति जो वर्तमान समय में है या कभी राष्ट्रपति के पद पे रह चुका है, उसको भी पात्र माना गया। और शर्त ये है कि ये जो ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, all are eligible, all are eligible to, to participate in the election of the president. It is a right of the person. So here we are in Article 57, we are telling that president can also participate in the election process of the president. ये क्लियर है कि राष्ट्रपति जो पद पे रह चुके हैं या राष्ट्रपति के पद पर हैं, संविधान के अनुच्छेदों में दी गई बातों का पालन करते हुए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता धारित करते हैं। उन्हें ये राइट दिया गया है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति पर कार्यकाल की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि ये नहीं कहा है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार राष्ट्रपति रह सकते, इसकी कोई सीमा नहीं है और वो कई बार राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं, बशर्ते वे अन्य योग्य, जो योग्यता का क्राइटेरिया है in Indian constitution, they have to follow all the criteria of the Indian constitution. उन्हें भारत के संविधान के समस्त आर्टिकल जो उसका क्राइटेरिया डिसाइड करते हैं उसका पालन करना हो। जबकि अमेरिका के अंदर जो टर्म है वो 2 टाइम्स है, बट इन इंडिया
देयर इज नो लिमिटेशन, एक से अधिक बार बन सकते हैं। क्राइटेरिया वही है कि आपको संविधान का पालन करना होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो योगदान है वो भारत के संविधान का फादर कहा जाता है। ही वॉज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर, जनक, निर्माता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बट आई एम टेलिंग अबाउट द व्यू ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फॉर द आर्टिकल 57। वे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति ने आर्टिकल 57 का प्रारूप बनाया और उसे भाग 5 में रखा। प्रारूप समिति ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो है मंत्रियों की मंत्रिपरिषद आदि सभी प्रावधानों को बनाया, और बनाने के बाद जो है उस पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का फाइनल दृष्टिकोण आया है। क्योंकि इफ यू आर मेकिंग ए लॉ, then you have to clear it that why are you making this law, and you have to satisfy all the members of the parliament. So Baba Sahib Doctor, he was the president of the committee, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने जो है फाइनली उसको कंप्लीट करने के बाद जो है उसको हटाया है। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो महत्वपूर्ण बात कही है कि राष्ट्रपति की शक्तियों और पद की प्रगति को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने जो आर्गुमेंट्स, उन आर्गुमेंट्स में भाग लिया, और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति संवैधानिक संरक्षक के रूप में होंगे, जो लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि राष्ट्रपति का जो पद है और जो की शक्तियां हैं वह संविधान के संरक्षक के रूप में हो, और वह भारत के अंदर जो संवैधानिक लोकतंत्र है उसकी रक्षा करे। इट वॉज ए पर्पज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इसलिए संविधान सभा की जो बहस हुई 29 दिसंबर 1948 को, 29 दिसंबर 1948 को जो बहस हुई, उस बहस में डॉक्टर अम्बेडकर ने लॉजिक दिया। लॉजिक क्या दिया कि राष्ट्रपति को, यानी भारत के राष्ट्रपति को अमेरिकन मॉडल की बजाय ब्रिटिश मॉडल पर आधारित होना चाहिए। अब अमेरिकन मॉडल और ब्रिटिश मॉडल क्या है इसको समझना हो, तभी बाबा साहब की बात समझ में आएगी।
तो अमेरिकन मॉडल जो है राष्ट्रपति का क्या है, इसको समझने के लिए हमको मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी समझनी होगी। मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत ही कहता है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए, ताकि ये निरंकुश और तानाशाह न हो जाए। यानी कार्यपालिका कार्यपालिका का ही काम करेगी, विधायिका विधायिका का ही कार्य करेगी, और न्यायपालिका न्यायपालिका का ही कार्य करेगी। इस दृष्टिकोण से अमेरिकन संविधान में जो विद्वान थे विधि शास्त्री के मॉन्टेस्क्यू, उनकी थ्योरी को एज इट इज लिया गया है, कठोर अर्थों में लिया गया है। कार्यपालिका कार्यपालिका का ही काम करेगी, विधायिका विधायिका का ही काम करेगी, और न्यायपालिका न्यायपालिका का ही काम करेगी। Nobody can interfere in their work. It is separate power, separate work. There is no interference in others' work. दूसरे के एक दूसरे के कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, अपना अपना काम करेंगे। इसके पीछे जो उद्देश्य है अमेरिका के संविधान में, वो इसलिए ऐसा सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत वहां पर एडॉप्ट किया गया है, ताकि जो शक्तियां हैं वह एक अंग में समाहित ना हो जाए। अगर एक अंग में सारी शक्तियां समाहित हो जाती है, यानी जैसे कि कार्यपालिका के पास न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां समाहित हो जाती हैं, तो कार्यपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। ये चीजें डेंजरस कंडीशन, ये एक घातक स्थिति हो कि कार्यपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाए, कंट्रोल में ही नहीं हो। और अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां विधायिका में आ जाए, तो विधायिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी, और उस देश के लिए बड़ी घातक कंडीशन होगी। और न्यायपालिका और जो है कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियां न्यायपालिका में आ जाए, तो फिर न्यायपालिका निरंकुश और तानाशाह हो जाएगी। तो तीनों को निरंकुश और तानाशाह होने से रोकने के लिए जरूरी है कि तीनों की शक्तियों को अलग अलग रखा जाए। इसलिए अमेरिका के अंदर अमेरिका के नागरिकों ने संविधान बनाते समय मॉन्टेस्क्यू की इस थ्योरी को नजरअंदाज नहीं किया और उसको लागू किया, और अमेरिका के संविधान के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी को लागू किया गया, जिस वजह से न्यायपालिका के कार्यों में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आप में जो है सेपरेट है। विधायिका के कार्यों में इंटरफेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधायिका के कार्यों में न्यायपालिका और कार्यपालिका इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसी तरह कार्यपालिका के मामले में ये दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर किया गया है, और सबकी शक्तियों को अलग अलग बिल्कुल क्लियर रूप से प्रदान कर दिया गया है, जिसकी वजह से कार्यपालिका अपने दायरे में रह के काम करती है, न्यायपालिका अपने दायरे में रह के कार्य करती है, और विधायिका अपने दायरे में रह के कार्य करती है।
भारत के संविधान के संदर्भ में जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की शक्ति को देखते हैं तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर की शक्ति को धारण करता है। आर्टिकल 50 जो है सेपरेशन ऑफ पावर की शक्ति को धारण करता है और ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यानी कार्यपालिका और विधायिका के द्वारा जो न्यायपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण न किया जा सके, ये व्यवस्था की गई है, सेपरेट किया गया है, सेपरेशन ऑफ पावर से अलग किया गया है। परंतु भारत के संविधान के अंदर जो इलेक्शन है राष्ट्रपति का, उसकी टाइम लिमिट जो है अमेरिका में 4 साल और भारत में 5 साल रखी गई, डिफरेंस है। और ब्रिटिश मॉडल को इस्तेमाल किया गया है। ब्रिटिश मॉडल में क्या है कि वहां पर जो पार्लियामेंट पार्लियामेंट की जो डेमोक्रेसी है उसके ऊपर जो किंग का प्रोसेस, राष्ट्रपति इसको कहते हैं हम, तो उस प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया है और शक्तियों को का जो केंद्रीकरण है वो जनता में दिया गया है। जनता में केंद्रीकरण किया गया है डेमोक्रेसी का। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है भारत के संविधान के अंदर जो फ्लैक्चुएशन को बनाए रखने की व्यवस्था की गई। राष्ट्रपति का जो स्टेटस होगा वो लोकतंत्र की सुरक्षा करेगा और रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। यहाँ पर कानून के राज को प्राथमिकता दी गई। कानून के राज को प्राथमिकता देने के कारण जो कानून का निर्माण करने वाली संसद है, जो विधायिका है, वो डेमोक्रेटिक तरीके से कानून बनाती है और बने हुए संविधान का शासन होना चाहिए। बने हुए संविधान का शासन होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ, इट मीन्स रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन किया गया है। यानी कि जो लिखा हुआ संविधान, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो चाहते थे कि भारत के संविधान को जो हम बनाए दे रहे हैं उसी के अनुसार न्यायपालिका चले, उसी के अनुसार कार्यपालिका चले, उसी के अनुसार विधायिका चले। रूल ऑफ लॉ, कानून का राज। कानून का राज का मतलब संविधान का राज। रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका चले।
सेपरेशन ऑफ पावर की जब हम बात करें तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिख लिख के शक्तियों को ऑलरेडी विभाजित कर दिया है। इतना बेहतरीन संविधान बना के शक्तियों को विभाजित कर दिया है कि सेपरेशन ऑफ पावर की जो आवश्यकता अमेरिका में अमेरिकन नागरिकों को महसूस हुई और जो खतरे महसूस हुए तानाशाही निरंकुशता के, उस आशंका को दृष्टिगत रखते हुए बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ऐसे ऐसे आर्टिकल्स बनाए हैं भारत के संविधान में जिसका पालन करने के बाद भारत में निरंकुशता और तानाशाही की संभावनाओं की बहुत कम संभावना। इसलिए अब सवाल ये पैदा होते हैं, निरंकुशता और तानाशाही को रोकने के लिए संविधान सक्षम है, संविधान सक्षम है बशर्ते राष्ट्रपति और न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों के अनुसार काम करें। राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के प्रावधानों के अनुसार अगर काम करें, जो उसमें लिखा है उसमें निष्ठा, उसमें लगन रखे, संविधान में आस्था रखे, संविधान के एक एक आर्टिकल को फॉलो करे, तो भारत में निरंकुशता और तानाशाही के लिए जगह नहीं बचती। और आर्टिकल 50 के माध्यम से जो है जुडिशरी को स्वतंत्र बनाया गया है ताकि कार्यपालिका और न्यायपालिका जुडिशरी के अतिक्रमण ना कर सके। एक इंडिपेंडेंस जुडिशरी भारत का संविधान देता है। इस तरीके से एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से बना हुआ संविधान भारत में लोकतंत्र की स्थापना करता है, कानून के राज की स्थापना करता है, नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता है और इस तरह से संविधान बना हुआ है कि संविधान संविधान की सुरक्षा करता है। संविधान संविधान की सुरक्षा करता है, जिसकी वजह से भारत देश के अंदर आज तक निरंकुशता नहीं आ पाई, तानाशाही नहीं आ पाई और सैनिक शासन नहीं आ पाया। सैनिक शासन बहुत सारे देश लोकतांत्रिक हुए, परंतु बहुत जल्द ही वहां पर लोकतंत्र को कुचल के वहां पे सैनिक शासन आया। परंतु भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था, संवैधानिक शासन इतना मजबूत है, इतना बुद्धिमत्ता के साथ जो है भारत के संविधान की रचना की गई है कि पाकिस्तान में संविधान का शासन भंग हो गया, सैनिक शासन आया, वहाँ के जनरल ने शासन किया, लंबे समय तक जो है वहाँ की डेमोक्रेसी समाप्त होती रही है। बार बार सैनिक शासन वहाँ पे आता रहा है, लेकिन ये भारत के संविधान की खूबसूरती देखिए कि भारत के अंदर डेमोक्रेसी कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बशर्ते कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका में जुड़े हुए लोग संविधान में आस्था रखें,
न्यायपालिका को स्वतंत्र रखे, धार्मिक आधार पे, जाति आधार पर, वर्ण के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पर इन अंगों पे आक्रमण न करे। जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, इन पर धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर आक्रमण न करे। इसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्तियों के ऊपर जो है दबाव ना बनाए, धार्मिक आधार पे दबाव ना बनाए, जाति आधार पे दबाव ना बनाए, लिंग के आधार पे दबाव ना बनाए। जो संवैधानिक ढांचा है उसको नष्ट ना करे, धार्मिक आधार पे, जाति के आधार पे। तो भारत देश के अंदर लोकतंत्र सदैव कायम रहे। आर्टिकल 57 पर ये जो बताया है, ये बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सोच, उनके समझ और उनकी दूरदर्शिता, उनकी भावनाओं को, जो जो है की भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ। संविधान में बनाते समय जो मैंने पढ़ा, जो आर्टिकल को समझा, उस आधार पे मैंने जो है बाबा साहब की भावनाओं को समझते हुए और उनके अमूल्य योगदान को व्यक्त किया है। और उन्होंने इसी भावना के साथ जो है आर्गुमेंट किया, और आर्गुमेंट में जो है उन्होंने संविधान के अंदर में भी इन सब प्रावधानों को प्रविष्ट कराया, बहस करके कि वाई रूल ऑफ लॉ इज नेसेसरी, वाई डेमोक्रेसी इज नेसेसरी, वाई वी हैव टू अडॉप्ट द प्रोसेस ऑफ एन इलेक्शन। क्योंकि दूसरे टर्म में जो है, और तीसरे टर्म में और चौथे टर्म में हम किसी व्यक्ति को इलेक्शन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचन और पुनः जो है पुनः पुनः निर्वाचन की शक्ति प्रदान करी गई है, एलिजिबिलिटी प्रदान की गई है। संविधान में राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में 2 बार का कार्यकाल है, जैसा कोई, जबकि भारत में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। सैद्धांतिक रूप से एक व्यक्ति एक से अधिक बार जो है अपना इलेक्शन में भाग ले सकता है। ये हमारे संविधान की जो है अवसर है। और ऐसा क्यों है? वाई? क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 14 जो है कहता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, नो स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन टू इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समान क्षमता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि राज्य की नजर में सभी व्यक्ति समान है और सभी को समान अवसर प्रदान किया जाएगा। तो वो चाहे वो रानी का बेटा हो, और चाहे वो किसी मेहरानी यानी कर्मचारी का, काम घर में काम करने वाली मेहरानी का बेटा हो, और चाहे वो किसी जो है सेठ उद्योगपति का बेटा या बेटी हो, किसी पद को धारण करने वाला व्यक्ति हो या ना धारण करने वाला व्यक्ति हो, कानून की नजर में सभी बराबर हैं। अमीर हो या गरीब, सभी बराबर हैं। सभी के अधिकार बराबर हैं। एक वोट देने का अधिकार सभी को है। इस तरीके से सभी व्यक्तियों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो इलेक्शन से इलेक्टेड हो और चाहे वो नॉन इलेक्टेड हो। ठीक, ये जो 57 एलिजिबिलिटी को डिसाइड करता है। अब हम लोग कुछ केस के विषय में बात करें। श्री राम वर्मा वर्सेस भारत संघ।
1952 में ये केस आया था। यह राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ा एक ऐतिहासिक मामला था। इस मामले में जो है आर्टिकल 57 की जो है अ, वैधता को चुनौती दी गई। जो पिटिशनर थे उन्होंने कहा था कि पुनः निर्वाचन संविधान की लोकतांत्रिक भावनाओं के विरुद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि आर्टिकल 57 स्पष्ट रूप से पुनः निर्वाचन की अनुमति देता है और यह संवैधानिक है। न्यायालय ने कहा कि कोई पद सीमा न लगाना संविधान निर्माताओं का की जो है का निर्णय है और यह जानबूझकर जो है व्यवस्था दी गई है। और मैंने बताया आर्टिकल 14, भाई आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल, ये जो इक्वालिटी की भावना है वो इक्वल राइट हमारे बराबर है। जो राष्ट्रपति के पद पे इलेक्टेड है उसको भी उतना ही अवसर है, समान अवसर है। और जो नहीं है वो भी समान अवसर है। ठीक है, वी हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 14। तो न्यायालय ने जो है इसको वैध माना। न्यायालय ने जो है इसको वैध मानो। और जो है इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इलेक्शन में अगर कोई इलेक्टेड व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में 5 साल तक कार्यकाल कर चुका है, वह पुनः जब जो है अवसर पाता है तो उसका कार्यकाल का अनुभव का लाभ भी जो है देश की जनता को मिलेगा। अनुभव का लाभ जैसे मिल रहा है। माननीय लोग जो है इलेक्शन में जीतते हैं और बार बार जो है जीतते हैं और जीतते ही रहते हैं और पार्लियामेंट में बार बार जीत के जाते हैं और उनका अनुभव का लाभ मिलता है। लाभ मिलता है, मिलना चाहिए। लेकिन इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय से अलग सद्भावना पूर्वक मैं अपना दृष्टिकोण रखना चाहता हूँ कि जो है एक जो है सिस्टम लंबे समय तक जब रहता है तो वो करेक्ट हो जाता है। उसके करेक्ट होने की संभावना रहती है। कोई भी सिस्टम हो, कोई भी प्रक्रिया हो, इसलिए प्रक्रिया में बदलाव जरूरी। एक व्यक्ति जब देश की आजादी से लेकर अब तो वो जो हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 से, तब से एक परिवार भारत के जो महत्वपूर्ण पोस्ट है उस पर कायम हो जाता है। चाहे वो विधायिका के माध्यम से प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, और वो चाहे न्यायपालिका का पद हो। लंबे समय से अगर एक ही परिवार के लोग जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका में काबिज रहते हैं तो फाइनली जो है उनके निरंकुश और तानाशाह होने का की संभावना बनी रहती है। और वे लोग जो अनुभव है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग, अनुभव के सदुपयोग और दुरुपयोग होने की जो संभावना रहती है तो उसके दुरुपयोग होने की भी संभावना रहती है। क्योंकि लॉ मेकर्स आर लॉ ब्रेकर्स। अगर हम कहें कि कानून के जानकार व्यक्ति को रखा जाए उससे फायदा होता है तो कानून के जानकार लोग कानून का पालन करते हैं तो
ज्यादा माहिर हो जाते हैं तो कानून को तोड़ते भी है, क्योंकि दे नो द लॉ, दे कैन ओबे द लॉ एंड दे कैन ब्रेक द लॉ। दोनों ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं, बट यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करना है। यू आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। 1 अरब 44 करोड़ लोगों को अपने नेताओं की गतिविधियों पे, अपने जो है कार्यपालिका की गतिविधियों पर, अपनी न्यायपालिका की गतिविधियों पर नजर रखना होगा, क्योंकि यू आर द जो है अकाउंटेबल। आप जिम्मेदार हो। आपने सरकार चुनी है, आपको देखना है कैसी चल रही है विधायिका, कैसी चल रही है न्यायपालिका, और कैसी चल रही है कार्यपालिका। यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉच एंड यू हैव टू डिसाइड। बट यहाँ पर जनता ही इस देश की मालिक है। जनता ही लोकतंत्र के अंतर्गत जो है सरकार बनाती है, और सरकार जब उसकी भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करती है तो उसको बदल देती है। ये बनाने और मिटाने की जो शक्ति जनता में निहित है, यही लोकतंत्र है। इसी को लोकतंत्र कहते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। और सरकार को बनाने और मिटाने की जो शक्ति जनता में निहित है, यही जनता की ताकत है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। और रिपब्लिक, जो 26 जनवरी को हम कहते हैं कि हमारा देश गणतंत्र हो गया, तो गणतंत्र नहीं समझ में लोगों को आया। गणतंत्र का मतलब है कानून का राज। क्योंकि ये जो है जीते हुए कैंडिडेट हैं, लोकतांत्रिक प्रोसेस के माध्यम से जीत के जो वहां पहुंच रहे हैं, वह सरकार कैसे चलाएंगे। हमने तो भेज दिया जिता करके कि भाई आप बनाओ सरकार और आप चलाओ, बट हाउ, हाउ कैसे चलाएंगे। दे डोंट नो द लॉ। वे कानून नहीं जानते, वो संविधान नहीं जानते, और कैसे चलाएंगे। इसलिए देश को चलाने के लिए रिपब्लिक, यानी कानून का राज। कानून का राज का शब्द इस्तेमाल किया गया, और देश को चलाने के लिए संविधान का राज, रूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो रिपब्लिक है, उससे आशय ये है कि भारत देश एक ऐसा देश है जहां पर वंशानुगत शासन नहीं होगा, और रानी के पेट से जन्मा बच्चा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। वह देश के अंदर वोट के माध्यम से चुनकर आएगा, वही बनेगा। वंशानुगत शासन नहीं होगा। पहला पॉइंट, अगर वंशानुगत शासन नहीं होता है तो वी कैन से दैट वी आर रिपब्लिक। लेकिन वंशानुगत शासन तो नहीं है, एक वंश का शासन नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं है, हैं? कि गुलाम वंश का शासन चला आ रहा है, या लोधी वंश का शासन चला आ रहा है। लेकिन वास्तव में जब हम नजर डालें तो अभी रिपब्लिक नहीं हुआ, क्योंकि गांधी वंश चल रहा है, नेहरू वंश चल रहा है, चल रहा है।
जवाहरलाल नेहरू, नेहरू वंश। फिर इंदिरा गांधी, नेहरू वंश। फिर राजीव गांधी, नेहरू वंश। फिर राहुल गांधी, नेहरू वंश। फिर प्रियंका गांधी, नेहरू वंश। फिर उनके बच्चे, नेहरू वंश। फिर उनके बच्चे, नेहरू वंश। तो रिपब्लिक, रिपब्लिक के अंदर वंशवाद। वी आर रिपब्लिक, वी आर सेलिब्रेटिंग दैट वी आर रिपब्लिक कंट्री। वंशानुगत शासन नहीं हो, लेकिन वंशानुगत शासन डेमोक्रेसी के माध्यम से, रिपब्लिक प्रोसेस के माध्यम से चल रहा है। और उसके साथ साथ जाति का शासन चल रहा है। रूल ऑफ कास्ट इन इंडिया, रूल ऑफ कास्ट भी चल रहा है। एक जाति का शासन चल रहा है, एक जाति के लोगों की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी ऑफ कास्ट। सुपरमेसी ऑफ कास्ट, सुपरमेसी ऑफ जो है क्लास। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो है हम कह रहे हैं कि वंशवाद नहीं चलेगा। देश रिपब्लिक हो गया, देश रिपब्लिक हो गया, वंशवाद नहीं चलेगा। देश रिपब्लिक हो गया, जातिवाद नहीं चलेगा। लेकिन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि लीगल अवेयरनेस का अभाव है। देश की जनता संविधान नहीं जानती है, देश की जनता कानून नहीं जानती है। वो कानून की बात नहीं करती, वो संविधान की बात नहीं करती। वी आर डिवाइडेड इन basis of caste, we are divided in basis of religion, we are divided in basis of sex, we are divided in basis of religion, language, area, and divided people cannot unite, and without unity, people of India cannot achieve its goals. इसलिए इन लक्ष्यों को, जो संवैधानिक लक्ष्य हैं, इनको बिखरे हुए लोग पूरा नहीं कर सकते। और ये बिखरे हुए लोग तब तक बिखरे रहेंगे जब तक ये धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे विभाजित रहेंगे। दे कैन नॉट अचीव रीच ऑल अचीवमेंट ऑफ इंडिया। तो संविधान का जो उद्देश्य है अभी पूरा नहीं हुआ, और वो तब तक मुझे लगता है पूरा नहीं होगा जब तक देश की जनता संविधान को जान नहीं जाती है, उसकी भावनाओं को समझ नहीं लेती है, रूलर की पॉलिटिक्स को, रूलर के जो है दृष्टिकोण को समझ नहीं लेती है। रूलर के जब तक जो है दृष्टिकोण को, पॉलिटिक्स को, कूटनीति को, राजनीति को जब तक देश की जनता समझ नहीं पाती है, तब तक संविधान के अनुसार जो है देश नहीं चल सकता है। क्योंकि अगर संविधान के अनुसार देश चला तो वंशवाद भी खत्म होगा, जातिवाद भी खत्म होगा, गरीबी भी खत्म होगी, और भारत विश्व के अंदर जो है विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले लोग अच्छे होने चाहिए, और संविधान की जानकारी जिनके पास होनी चाहिए। तो आज का आर्टिकल 57 था, और इसी पर जो है जोड़ करके हमने डेमोक्रेसी, रिपब्लिक
and the purpose of Indian Constitution, Dr. B.R. अम्बेडकर के विचारों को रखा। भारत देश की जनता के हित में रखा। उद्देश्य हमारा किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा का समर्थन करना या विरोध करना नहीं है, किसी भी नेता को डाउन करने का या बढ़ाने का नहीं है। मेरा उद्देश्य विधिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का है और उसी दृष्टिकोण से मैं जो है न्याय रख रहा हूँ, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो। मैं सभी का सद्भावनापूर्वक सम्मान करता हूँ। सभी लीडर्स जो भारत के अंदर राजनीति कर रहे हैं, छोटे बड़े, सभी को सम्मान करता हूँ। किसी भी भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने जो है संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 57 को बहुत ही सरल और सहज भाव से बताया है। आशा करते हैं कि सभी लोग इसको जो है याद कर लेंगे और जीवन में कभी न कभी इसकी जरूरत पड़ ही जाती है। ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी होता है, खास करके संविधान के बारे में। संविधान हमारी मूल आत्मा है लोकतंत्र की, और इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही अति आवश्यक है। और सर जी ने जो आपने बताया है बहुत ही सरल और सहज भाव से बताया है, जो कि सबके समझ में आ गया है। क्योंकि समय भी हो गया है, तो इस मीटिंग को समापन की ओर, अध्यक्ष जी समापन की ओर ले चला जाए। कुछ कहेंगे सर जी? नहीं, जी। कितना समय है हमारे पास अभी? हम्म। कितना समय बचा है? समय तो रात भर है सर, समय तो वही है। नहीं, तो मैं संक्षिप्त मेरी बात को रख दूंगा जी जी। कि अ, नमो तत्स भगवतो वरहतो सम्मा संबुद्ध। तथागत करुणा के सागर को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को मैं नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को भी नमन करता हूँ। संस्थापक महोदय, अध्यक्ष श्री, उपाध्यक्ष श्री और ये मीटिंग में जुड़े सभी मेरे साथी भाई बहनों को सभी मैं जय भीम, नमो बुधाय। संविधान वाचन का जो एक सिलसिला राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की ओर से किया जा रहा है, एक प्रशंसनीय काम है। और दीवान साहब की जो शैली है समझाने की, वो अच्छी तरह से हमारे मन ग्रहण करता है। आज उन्होंने राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, री इलेक्शन के बारे में बताया, अमेरिका के बारे में बताया, वहाँ 4 वर्ष में एक बार होता है और 2 साल से ज्यादा उनका प्रोविजन नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। यहाँ की हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बारे में बताया और अमेरिका की प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के बारे में बताया। राष्ट्रपति की शक्तियों का उन्होंने परिचय कराया। वो संवैधानिक रक्षक है और संविधान से देश चलता है और राष्ट्रपति वो संविधान का रक्षक बना गया है। और देश में रूल ऑफ लॉ मीन्स एक कॉन्स्टिट्यूशन का राज है। और गणतंत्र की बात उन्होंने डिटेल में बताई, रिपब्लिक की बात बताई, प्रजासत्ताक क्या होता है। बाद में वंश भी बताया। भारत में जो वंशवाद, जातिवाद, डिस्क्रिमिनेशन जो चलते हैं, इसके बारे में भी बताया। मैं जल्दी मेरा समापन करूंगा कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि है। संविधान देश की व्यवस्था चलाने के लिए शासन के 3 अंगों, विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका मीन सरकार,
और न्यायपालिका जुडिशरी को विशेष अधिकार दिए गए। कभी शासन में तीनों अंगों में सर्वोपरि की भी टकराव हो जाती है, टसल होती है, मगर इनकी जरूरत नहीं होती है क्योंकि भारत का संविधान ही सर्वोपरि है। Indian Constitution is a paramount and supreme law of the land. It's a supreme law of the land, and nobody is above and beyond the Constitution. न सरकार सर्वोपरि है, न संसद सर्वोपरि है. Neither government is superior, nor the parliament is superior. Constitution of India is superior. A constitution establishes India as a sovereign, socialist, democratic republic and ensuring